गांव की माटी से निकल करके देश के बड़े ओहदे, और जिस ओहदे का नाम सुनकर के लोगों की रूह कांपती है, लेकिन हमारी रूह नहीं कांपेगी, हमें ऊर्जा मिलेगी, हमें एनर्जी मिलेगी। हमारे बीच आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि फॉर्मर चीफ ईडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सम्माननीय कर्नल सिंह जी मौजूद हैं। मैं बड़ी श्रद्धा और सम्मान के साथ, बड़े आदर और अदब के साथ आपको मंच पर आमंत्रण देना चाहूंगा। आप पधारें और हम सभी का मार्गदर्शन करें। आदरणीय श्री कर्नल सिंह आईपीएस ईडी चीफ बाटा हाउस एनकाउंटर में उस टीम के लीडर जिन्होंने दो आतंकियों के प्राण पखेरु उड़ा दिए थे। आप दिल्ली में वो अभियान चला रहे हैं जिस अभियान के निमित्त देश के भावी सिविल सर्वेंट्स तैयार हो रहे हैं। अगर किसी बेटे बेटी का सिविल सर्विसेज के मेंस में सिलेक्शन हो गया है तो कर्नल सिंह जी से संपर्क कर ले। एक एक आईएएस को, एक एक आईपीएस को आपने उन बेटे बेटियों के लिए मेंटर लगा रखा है। बड़ा सौभाग्य मैं चाहूंगा कि आप एक बार खड़े होकर के सम्माननीय कर्नल सिंह जी का अभिवादन करें, इस्तकबाल करें। सारे बेटे बेटियों से निवेदन है कि ऊपर हाथ करें। वो शख्सियत हमारे बीच है जिसे सुनना जिंदगी का भाग्य नहीं, महाभाग्य नहीं, सौभाग्य होगा। सम्माननीय कर्नल सिंह जी, धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे यहाँ बुलाया और एक बहुत अद्भुत फंक्शन देखने का मौका दिया। जब मैं इस प्रांगण में प्रवेश किया तो एक अलग सी ही चीज़ नज़र आई। सबसे पहली चीज़ क्लीनलीनेस, स्वच्छता। मुझे ये भी पता लगा है कि इस प्रिंस एकेडमी को इंडिया में बैंड में सेकंड और क्लीनलीनेस में फर्स्ट, तो पहली चीज़ तो यही नज़र आ जाती है। फिर जब यहाँ पर एंटर हुए इसमें, इस पर्टिकुलर एरिया में, बच्चों का जोश बहुत ज़बरदस्त था। दूसरी चीज़, जो अवार्ड्स जीते हैं, ऑल इंडिया में सेकंड रैंक लाना आसान नहीं है, उसके लिए तपस्या करनी पड़ती है। तपस्या दोनों को, स्टूडेंट को भी और टीचर को भी। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, ये अमेरिका से कनेक्टेड है कहानी। एक रेसलर था, यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, उसका एक्सीडेंट हो गया और उसकी दाहिनी बाजू कट गई उसमें एक्सीडेंट के दौरान जो है। वो ठीक हुआ तो अपने पिताजी से कहने लगा, जी मुझे तो रेसलिंग करनी है। उसके पिताजी ने कहा कि भाई दोनों हाथ वाले तो कर नहीं पाते, तू क्या करेगा? कहता जी करनी मुझे वही है, रेसलिंग है। उसका फादर जगह जगह उसको ले गया। तो एक कोच ने कहा अच्छा मेरे पास छोड़ जाओ। अब कोच ने उसको सिखाना शुरू करा। थोड़ा सा परेशान रहता था जी कोच, और बच्चों को तो ज़्यादा सिखाता है, मुझे कम सिखाता है। जब यूनिवर्सिटी में बाउट शुरू हुई तो पहले तो अपनी यूनिवर्सिटी में जीता, फिर इंटर यूनिवर्सिटी में पहली कुश्ती, दूसरी कुश्ती, अल्टीमेटली वो अमेरिका की सब यूनिवर्सिटी का अपने वेट में चैंपियन बन गया। उसको खुद आश्चर्य था कि मैं चैंपियन कैसे बन गया। तो उसने अपने गुरुजी से पूछा, गुरुजी मुझे बताओ कि आपने मुझे सिखाई एक ही चीज़। तो उसने कहा मैंने जो तुम्हें दाव सिखाया है और उसमें रमता कर दिया तुम अच्छी तरह, उसकी काट एक ही है, कोई तुम्हारा राइट हैंड पकड़े और तुम्हारा राइट हैंड है ही नहीं, तो उस काट जब तुम जो उस दाव के उसमें आगे घेरे में वो बच नहीं सकता। ये होती है कोचिंग, ये होती है गाइडेंस, ये होती है मेंटरशिप। तो जीवन में सफलता के लिए दो चीज जरूरी हैं। एक है विल पावर, दूसरी है प्रॉपर मेंटरशिप। अगर ये दोनों मिल जाएं और आप अपनी पूरी मेहनत से काम करें तो सफलता आपके सर्टेनली कदम चूमेगी और आपको अपने पे भी गर्व होगा और आपके पेरेंट्स को भी आप पे गर्व होगा। जब यहाँ इतना बड़ा फंक्शन हुआ, क्योंकि ये जो कुछ सीटें थी खाली पड़ी थी, जब मैं आया तो मैं सोच रहा था कुछ विशिष्ट अतिथि यहाँ पर आएंगे, पर अभी आए नहीं, फंक्शन शुरू हो गया। फिर बाद में पीयूष जी के नेतृत्व में फैकल्टी पहले और उनके पीछे जो स्टूडेंट्स जिन्होंने अवार्ड जीते हैं वो आए और वो विशिष्ट स्थान उनको मिला। ये
ये बहुत बड़े फ़ख्र की बात होनी चाहिए उन लोगों को। और उनके पेरेंट्स भी आए। पेरेंट्स के लिए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जब बच्चे जो हैं सफल होते हैं। जहाँ देखा कि 85 या 90 ईयर्स की दादी थी, कितना खुश हो रही थी। उनको कोई अवार्ड नहीं मिल रहा, लेकिन आपके अवार्ड में ही उनका अवार्ड है, ये हमेशा ध्यान रखना। पहले तो मैं उन बच्चों को थोड़ा सा बोलना चाहूँगा जिन्होंने अवार्ड लिया है। अवार्ड लेके बहुत ज़्यादा खुश मत हो जाना कि हमें बहुत कुछ मिल गया है। जीवन की लड़ाई है लंबी। अभी आपको कॉलेज में जाना है, कॉलेज में पढ़ना है, फिर आप जीवन के क्षेत्र में उतरोगे, कंपटीशन दोगे, तो मेहनत मत छोड़ देना। एंड यूनिवर्सिटी में जाकर ना थोड़ा खुला माहौल मिलता है, ज़्यादा फ्रीडम मिलती है, परिवार से दूर रहते हो, स्कूल से तो आपको यूनिफॉर्म भी होती है। तो अभी हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे, कुमति निवाड़ सुमति के संगी। ध्यान रखना वहाँ पर अपनी जो संगति है वो अच्छी रखना। बहुत से यूनिवर्सिटीज़ में, बहुत से कॉलेजेस में ड्रग्स लेने लगते हैं बच्चे, और पीयर प्रेशर में कई बार वो कहता है एक बार लेके देख ले क्या होता है। एक बार लिया गए। कृपया अपनी संगति अच्छी रखना। डॉन ब्रैडमैन का नाम आप लोगों ने सुना है क्रिकेट में? डॉन ब्रैडमैन का जो रिकॉर्ड था आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। 99.6 उसकी एवरेज थी टेस्ट मैचेस की। ये कहते अगर एक छक्का और मार देता तो सेंचुरी की एवरेज होती है उसकी। वो सेंचुरी मारने के बाद अपना सीना फुलाता हुआ इधर उधर नहीं घूमता था, वो अपने कमरे में बंद हो जाता था और अगले मैच की प्लानिंग करता था, स्ट्रेटेजी करता था, अगले मैच में मुझे क्या करना है। तो आप लोगों की जो अगली कंपटीशन शुरू हुआ है कॉलेज में, कृपया उससे मेहनत करो, आगे बढ़ो, और जिस मेहनत से यहाँ काम किया है उसी मेहनत से वहाँ पर काम करो। अब मैं दूसरे बच्चों से भी बात करूँगा उनके साथ साथ। अगर आपको शिक्षा के क्षेत्र में, जैसे यहाँ पर सबसे पहले दीप प्रज्वलन हुआ और उसके बाद सरस्वती की पूजा की गई, सरस्वती की वहाँ पर माला चढ़ाई गई। सरस्वती क्या है? हम जनरली बोल देते हैं एजुकेशन की देवी, शिक्षा की देवी। वेदों में एक सूक्त है जिसमें सृष्टि की रचना के बारे में बताया गया है, और उस रचना के बारे में कहा गया है कि उस समय जब सृष्टि शुरू हुई ना तो एग्जिस्टेंस था ना ही नॉन एग्जिस्टेंस था, एंड देन फर्स्ट मूवमेंट शुरू हुआ बाय somebody which is unknown, and that is ईश्वर। फर्स्ट मूवमेंट क्या है? सर, अगर संस्कृत में सरस्वती का मतलब देखें, सराहा जमा वती। सरा मीन्स मूवमेंट, वती मीन्स वन हु हैज द मूवमेंट, जिसके पास वो मूवमेंट है। सृष्टि का पहला मूवमेंट जो हुआ वो सरस्वती है। किसी चीज की भी शुरुआत सरस्वती है। और सबसे बड़ी शुरुआत जो है, अगर आपको जीवन में, मनुष्य में और जानवरों में, पशुओं में क्या फ़र्क है? शिक्षा का। सबसे बड़ी शुरुआत है शिक्षा की। इसलिए सरस्वती को शिक्षा की देवी माना जाता है। बट सरस्वती का मतलब है किसी भी चीज़ की बिगनिंग, किसी भी चीज़ का स्टार्ट। और शिक्षा सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट स्टार्ट है। मैं प्रिंस एकेडमी को, प्रिंस सोसाइटी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि इन्होंने शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा रखा है। बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जा रही है। इतने सारे बच्चे मेडल ला रहे हैं सीबीएसई के एग्ज़ाम में, राजस्थान बोर्ड के एग्ज़ाम में, और इतने सारे बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। और अभी जो नया सिस्टम हुआ है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में 12th के बाद आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उसमें भी बहुत सफलता मिली है। तो पूरी जो है प्रिंस
एजुकेशन सोसाइटी, प्रिंस एकेडमी बहुत बहुत बधाई के काबिल है कि जिन्होंने इतनी अच्छी शिक्षा का आयोजन सीकर क्षेत्र में किया है। अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो 3 चीज़ इंपॉर्टेंट हैं। पहली चीज़ है शिक्षा, विद्या जिसको हम बोल सकते हैं। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, अभी आप गा रहे थे यहाँ पर। शिक्षा जो आप लेते हैं वो कई तरीके से मिलती है। पहली शिक्षा जो आपको मिलती है, ऑफ कोर्स आपके पेरेंट्स के बाद जब स्कूल में आते हैं, पहली माता देती है शिक्षा, फिर पिताजी देते हैं, फिर आपके गुरु देते हैं। जो स्कूल की शिक्षा है वो कहते हैं कि एक संस्कृत में श्लोक है कि 1/4 एजुकेशन आपको अपने टीचर से मिलती है, 1/4 एजुकेशन आपको अपने सहपाठियों से मिलती है। ना यहां पर एक समस्या आती है हमारे कंट्री में, हम डिस्कस नहीं करना चाहते, हम कोलैबोरेट नहीं करना चाहते। अगर आपको आगे बढ़ना है, अपना एक अच्छा सा ग्रुप बनाओ, और ग्रुप का मतलब नहीं खराब बच्चों का, अच्छे बच्चों का ग्रुप बनाओ और आपस में डिस्कस करो, जो पढ़ा है उसको डिस्कस करो। 1/4 एजुकेशन कहते हैं मिलती है आपकी खुद की मेहनत से। खुद की मेहनत कैसे करनी चाहिए? आपने पढ़ा, शिक्षक ने पढ़ाया, आपने पढ़ा, उसके बाद है ना, आप जब खाली टाइम है सोचो मैंने आज क्या पढ़ा है, क्योंकि आपको बहुत सी चीज़ याद नहीं रहेंगी। हमारी जो मेमोरी है वो रिकॉल से कनेक्टेड है। हम जितनी बार उस चीज़ को बार बार दोहराएंगे वो हमारी जो परमानेंट मेमोरी है उसमें चला जाएगा। अदरवाइज़ हमारी जो टेम्परेरी मेमोरी है उसमें रह के अगले दिन गायब हो जाएगा। तो उसको रिवाइज जरूर करें। चौथी एजुकेशन कहते हैं 1/4 ऑफ द एजुकेशन एक्सपीरियंस से मिलती है। वो एक्सपीरियंस बाद में आएगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि 3 चीज़ आप ध्यान रखो। क्लास कभी मिस मत करो, अच्छी संगत रखो, उनके साथ डिस्कस करो, बार बार रिपीट करो, तो आपको अच्छी शिक्षा मिलेगी। दैट इज फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट है स्किल डेवलपमेंट। अब स्किल डेवलपमेंट क्या चीज़ है? फॉर एग्जाम्पल आप स्कूटर चलाना सीख रहे हैं या मोटरसाइकिल चलाना सीख रहे हैं, शुरू में गिर पड़ते हैं, वो क्लच और जो है उसका एक्सेलेटर का कॉम्बिनेशन नहीं बनता, गाड़ी रुक जाती है। लेकिन जब आप सीख लेते हैं फिर क्या होता है, आपको सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती, आपका दिमाग कहीं और होता है और आप उसको चला रहे होते हैं। तो स्किल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। स्किल्स क्या क्या आप डेवलप कर सकते हो? पहली चीज हार्ड वर्क, जिसको संस्कृत में कहा गया तप। इन स्पाइट ऑफ डिफिकल्टीज अगर आप किसी काम को करते हैं उसको हार्ड वर्क कहते हैं। दूसरे लोग पिक्चर देखने जा रहे हैं, आप बैठ के पढ़ रहे हैं। जो टेम्पटेशंस हैं इधर उधर की चीज़ों की, उस टेम्पटेशन को कंट्रोल करना। मुझे याद है जब हम छोटे थे तो फादर कहते थे चलो पिक्चर देखना है पूरे परिवार को। मैं कहता था नहीं, आप जाओ, मुझे पैसे दे दो मेरे टिकट के, तो मैं तो पढ़ूंगा या खेलूंगा, पिक्चर नहीं जाऊंगा। एक इच्छा होनी चाहिए कि मुझे जीवन में कुछ करना है। एक होता है डेथ बेड एनालिसिस। समझ लो आज आपका आखिरी दिन है और आप बैठ जाओ और सोचो कि भाई मैंने क्या अचीव किया, क्या मैंने किया, ठीक किया, जो मैं कर रहा था ठीक कर रहा था, या कर रही थी ठीक कर रही थी, नहीं कर रही थी। वो आपको एक रास्ता दिखाएगा, आगे बढ़ने का सही रास्ता दिखाएगा। एक और चीज इंपॉर्टेंट है, अभी रास्ते में जब मैं यहाँ आ रहा था तो एक किताब पढ़ रहा था, इमोशनल इंटेलिजेंस 2.0। Now what is emotional intelligence?
क्या हम अपनी इमोशंस को समझते हैं? होता क्या है, जब भी हमारे पे कोई इनपुट आता है, सपोज किसी ने हमें गाली दी या किसी ने हमें गुस्से से कुछ बोला, ये इनपुट हमारे मिडिल ब्रेन में एक पोर्शन है जिसको लिम्बिक सिस्टम बोलते हैं, उस लिम्बिक सिस्टम में जाता है एंड दैट इज अवर इमोशनल ब्रेन। उसके थोड़ी देर बाद, कुछ सेकंड बाद, वो हमारे न्यू कॉर्टेक्स में जाता है, जो हमारा अगला भाग है ब्रेन का, उसमें जाता है। दैट इज अवर रैशनल ब्रेन। इन दोनों में एक लड़ाई चलती है, क्योंकि जो भी चीज़ें आती हैं पहले इमोशनल ब्रेन में जाती हैं, तो इमोशनल ब्रेन पहले रिएक्ट कर देता है और रैशनल ब्रेन बाद में सोचता है मैंने गलत किया, सही किया। तो उसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ था, आई थिंक यूके का एग्जाम्पल था। एक सर्फर था, मतलब जो काम करता था, छुट्टी का दिन था तो नदी में, समुद्र में सर्फिंग करने गया। लहरों पे वो खेल रहा था, फिर वापस किनारे की तरफ आने लगा, तो इतने में उसने देखा कि एक शार्क मछली जो है उसकी तरफ बढ़ रही है। इमोशनल ब्रेन क्या करेगा? डर जाएगा, फियर। और जब आप में डर हो जाता है, इमोशंस क्रिएट हो जाती है, आपकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। अब उसको डर लग गया, डर लग गया तो उसके हाथ पैर कांपने लगे, उसके हाथ पैर चलने बंद हो गए, उसका पूरा सेफ्टी मैकेनिज्म खत्म हो गया। लेकिन फिर उसके दिमाग ने उसको कंट्रोल करना शुरू करा। उसने कहा अगर मैं यहां से कोशिश करूं और किनारे की तरफ भागूं तो बच सकता हूं। जब उसके इमोशंस कंट्रोल हुए तो वहां से भागा और फॉर्चुनेटली वो बच गया। तो जो रीजन है, आप पहला इमोशनल इंटेलिजेंस में, कि अपने इमोशंस के वो हावी मत होने दो अपने ऊपर। जो गीता है आपने पढ़ी होगी बहुत से बच्चों ने, बट इतना तो सुना ही होगा कि अर्जुन ने अपने हथियार डाल दिया। क्यों हथियार डाल दिए? उसके हाथ कांपने लगे, ये देख के कि मेरे रिश्तेदार, मेरे नाती सब खड़े हैं वहां पर, उसके हाथ कांपने लगे। उसके हाथ से धनुष बाण गिर गया। क्या वो इतना कमजोर था, धनुष बाण नहीं संभाल सकता था? इमोशंस ने उसको कंट्रोल कर लिया। तो अर्जुन इंडिकेट्स इन गीता इमोशनल ब्रेन एंड कृष्ण इंडिकेट रैशनल ब्रेन। और वही डायलॉग है इमोशनल ब्रेन और रैशनल ब्रेन के बीच में। तो इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब पहला तो ये है कि आप अपनी इमोशंस को कंट्रोल करो। अगर कोई गाली भी देता है आपको, तो आप भी गाली मत देने लग जाओ। डिफिकल्ट सिचुएशन आती है तो उसको सोच समझ के रिएक्ट करो। ना इसका दूसरा पार्ट है, क्या हम दूसरे की इमोशंस को समझते हैं? एक आदमी अजीब तरह से बिहेव कर रहा है, हो सकता है उसके दिमाग में कुछ चीज़ चल रहा हो, हम उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। कई बार उसको उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। हमें ये नहीं करना चाहिए, हमें उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए, उससे कम्युनिकेट करने की कोशिश करनी चाहिए। तो दैट इज इमोशनल इंटेलिजेंस। और जो आदमी ये देखा गया है जिसमें इमोशनल इंटेलिजेंस है, वो 80% ऑफ द टाइम हायर इंटेलिजेंट क्वोशेंट वाले लोगों से अच्छा परफॉर्म करते हैं। उनकी परफॉर्मेंस लाइफ में अच्छा रहती है। तो आप अपने ब्रेन को, दूसरे को समझने को कोशिश करो जब भी आप रिएक्ट करो। अदरवाइज बिना बात की रिएक्शन ठीक नहीं है, किसी की बुराई करना अच्छा नहीं है। आपका टाइम खराब होता है, आपका मन भी खराब होता है। और संस्कृत में एक शब्द है, बड़ा इंटरेस्टिंग शब्द है, असूया। दूसरे में कमी ना हो, उसमें कमी निकालना। और ये हम अक्सर करते हैं। कोई आदमी अच्छा परफॉर्म कर रहा होता, कहता है ये तो ऐसी, कल को तो वहाँ कुछ कर रहा था, अच्छा आदमी नहीं है, इसका तो कैरेक्टर ठीक नहीं है। जो आदमी में कमी नहीं है उसमें हम निकाल के करेंगे क्या? वो तो अपनी राह चलता जाएगा, आप ही को नुकसान होगा।
तो इसलिए किसी की बुराई नहीं करनी, दिस इज ऑल्सो ए गुड हैबिट टू डेवलप। तो स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल, आप अपने को एक्सप्रेस करें। और ये चीज़ ध्यान रखना, जब आप अपने को एक्सप्रेस कर रहे हैं तो आपके शब्द की वैल्यू नहीं है, आपके एक्सप्रेशंस की वैल्यू है, आपकी बॉडी लैंग्वेज की वैल्यू है। आपने गौतम बुद्ध की कहानी सुनी होगी, अंगुलीमाल वाली, कितने बच्चों ने सुनी है? तो जिन्होंने नहीं सुनी उनको बता रहा हूं मैं। अंगुलीमाल जिस सोसाइटी में पला बढ़ा, जो उसके बैकग्राउंड थे, उसको लगता है तो दुनिया खराब है, इसको मार देना चाहिए। दैट वाज हिज आइडिया, दैट वाज हिज थॉट। तो उसने कहा मैं 100 आदमियों को मारूंगा और उनकी गर्दन काटूंगा। जिस जंगल में वो रहता था, धीरे धीरे लोगों ने जाना बंद कर दिया, उसने 99 लोगों को मार दिया। अब उसका लक्ष्य पूरा होना था, एक आदमी को मारना था, और एक आदमी आ नहीं रहा था, सब डरते थे उस जंगल में जाने से। गौतम बुद्ध जो है, राजा प्रसेनजीत थे उस एरिया के राजा, वहाँ पहुँचे तो उसने राजा से पूछा, राजा आपके राज्य में सब अच्छा तो चल रहा है? तो उन्होंने कहा सब चीज़ ठीक है, लेकिन एक अंगुलीमाल डाकू है, इससे सब परेशान है। तो उन्होंने कहा मैं मिलना चाहता हूँ अंगुलीमाल से। उन्होंने कहा अंगुलीमाल से मिलोगे तो मैं अपनी सेना भेज देता हूँ। उन्हें सेना तो मैं नहीं ले जाऊँगा, अकेला जाऊँगा। खैर गौतम बुद्ध जी अकेले उस जंगल में गए। नाउ देयर वर 2 पीपल। एक आदमी के लिए संसार कुछ नहीं था, एक आदमी ने अचीव कर लिया था सब कुछ, और एक आदमी था उसको अचीव करना था, 100 आदमी मारना था। तो जब ये जंगल में पहुंचे, अंगुलीमाल ने देखा आज तो मजे आ गए, अब मेरी जो है एम्बिशन आज पूरा हो जाएगा। उसने गौतम बुद्ध से कहा रुको, कहाँ जाते हो? गौतम बुद्ध रुके, मुड़ के उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में देखा और कहा मैं तो रुक गया, तू कब रुकेगा? तो दिस डायलॉग अगर केवल वर्बल डायलॉग देखें तो इसका कोई मीनिंग नजर नहीं आएगा आपको। लेकिन वो क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे मुझे तो सैल्वेशन मिल गया, मुझे तो निर्वाण मिल गया, मुझे तो मोक्ष मिल गया, तुझे कब मिलेगा? ये कम्युनिकेशन केवल वर्ड से नहीं हो सकता, ये कम्युनिकेशन उनकी पूरी पर्सनैलिटी से हुआ। गौतम बुद्ध की, गौतम बुद्ध के पुराने जितने भी संस्कार थे उससे वो हुआ। एंड जो आदमी दूसरे आदमी को मारने के लिए तैयार था, वो आदमी उनके पैर में पड़ गया और वो आदमी खुद ही भिक्षुक बन गया गौतम बुद्ध के। आप सोच सकते हो कि कम्युनिकेशन की कितनी वैल्यू है। कम्युनिकेशन सीखना बहुत ज़रूरी है। तो आप कोशिश करो, बोलने की प्रैक्टिस करो, शीशे के सामने बोलने की प्रैक्टिस करो, और जो बोलो उसको दिल से बोलो, तो आपको लगेगा कि आप कम्युनिकेट कर रहे हैं। जब आप कम्युनिकेट करेंगे तो लोगों को समझ आएगा। इसके अलावा एक चीज़ और आप करना, मैं 2 चीज़ बताई, स्किल, पहली शिक्षा, दूसरी स्किल। एक स्पोर्ट्स से भी स्किल मिलती हैं कई। एक को बोलते हैं किलिंग स्पिरिट। व्हाट इज किलिंग स्पिरिट? नॉट टू किल अदर्स, बट अपने को इतनी कोशिश करो, जो भी अचीव करना चाहते हो अपने को पूरा दांव पे लगा दो। इतनी मेहनत करो कि अगर आप फेल भी होते हो तो आपको ये रखे कि भाई मैं इसके काबिल नहीं था, मैंने तो अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर ली। ये नहीं होना चाहिए बाद में कि सोचा अगर थोड़ा मैं और पढ़ लेता तो बहुत अच्छे नंबर ले आता। ये नहीं होना चाहिए। दैट इज किलिंग स्पिरिट। पूरी मेहनत लगा के काम करना चाहिए। थर्ड जो पार्ट है वो है संस्कार, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हम स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस भी बोल सकते हैं। क्या आप अच्छी आदतें सीख रहे हैं? क्या आप अच्छा व्यवहार सीख रहे हैं? क्या आपकी सोसाइटी अच्छी है? इस चीज़ पर हमेशा ध्यान रखना। और एक चीज़ और मैं बोलूँगा आपको, एक होता है SWOT एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। आप जो
स्ट्रेंथ और वीकनेस इंटरनल होती हैं, ये बाहर की नहीं होती। अपॉर्चुनिटी और थ्रेट बाहर से आती हैं। आपकी क्या स्ट्रेंथ है, बैठ के सोचो कभी। क्या मेहनत करना आपकी स्ट्रेंथ है? क्या चीज़ों को समझना आपकी स्ट्रेंथ है? आप टेबुलेट कर लो एक जगह, फिर आप में कमियां क्या क्या हैं। आई टेल यू, जब हम 8वीं क्लास में थे, गाली बहुत देते थे। तो एक दिन 4-5 लोगों ने डिसाइड किया कि जितनी दिन में गाली देनी है दोगे, शाम को बताओगे, अपनी गाली काउंट करोगे। दैट मीन्स ऑब्जर्विंग योर सेल्फ, दैट इज व्हाट इज मेडिटेशन इज। तो धीरे धीरे गाली देना छूट गया। एंड वो दिन है 8वीं क्लास, और अब तक मुंह से गाली नहीं निकलती, कितनी भी कोशिश कर लो। दैट इज हाउ यू कैन बिल्ड योर गुड हैबिट्स। वीकनेस को आप देखो, क्या उस वीकनेस को आप कंट्रोल कर सकते हो? मुझे गुस्सा बहुत आता है, कोई गलत काम करता है तो मुझे गुस्सा बहुत आता है। नाउ दिस इज अ वीकनेस। दैट मीन्स इमोशंस आपको कंट्रोल कर रहे हैं। तो कैन आई कंट्रोल दिस वीकनेस? सवेरे सवेरे उठने का मन नहीं करता, क्लास में कौन जाए, ये वीकनेस है। क्या हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं? इसके बाद है अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रही हैं, बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूशंस में आपको शिक्षा का अवसर मिल रहा है। इसके लिए आप अपने पेरेंट्स को थैंक्स बोलें, जिन्होंने अच्छे इंस्टीट्यूशंस में आपको लाए। अकेडमी को थैंक्स बोले, इसकी मैनेजमेंट को थैंक्स बोले कि जी आपने हमें एक अपॉर्चुनिटी दी। अपॉर्चुनिटी आपको पढ़ने की मिल रही है, इससे अपॉर्चुनिटी आपको डेवलप करने की मिल रही है। उस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करें। जब आप कॉलेज में जाएंगे डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, जब वर्क फील्ड में जाएंगे डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। और लास्ट पार्ट है थ्रेट। टेम्पटेशंस आर थ्रेट। आप फॉर एग्जांपल टीवी देखने का मन कर रहा है और आपने कोई सीरियल देखना शुरू करा, फिर 6-6 घंटे उस सीरियल को देख रहे हैं। ये थ्रेट है आपके लिए, क्योंकि आपकी एजुकेशन में डिस्टर्बेंस करेगी। सो आप देखिए कि इस समय आपके शिक्षा के क्षेत्र में, आपके सेल्फ डेवलपमेंट के क्षेत्र में, आपको फुल पोटेंशियल जो आप में है उसको डेवलप करने के क्षेत्र में जो जो आपके साथ बाधा हैं वो आपकी थ्रेट है। उनको नोट करिए और उन बाधाओं को दूर करिए। आप अगर ऐसा करेंगे, आप जीवन में ज़रूर सफल होंगे। सफलता उसी को मिलती है जो सफलता के लिए प्रयत्न करता है और अपने पूरे मन से प्रयत्न करता है। लास्ट में मैं पेरेंट्स को कहूँगा, आपने अपने बच्चों को अच्छी जगह लाए। मैं ये भी उनको कहूँगा कि बच्चों को नेगेटिव मत बोला करें। कई बार होता है बच्चे, अरे उसके नंबर तो इतने आ रहे हैं, तेरे नंबर कम आ रहे हैं, पेरेंट्स बोलते हैं। ये एक टैग चिपक जाता है बच्चों पे, जो उनके मन में लग जाता है, तू तो पढ़ने में अच्छा नहीं है। प्लीज़ कभी भी नेगेटिव बात अपने बच्चों से ना बोलें। वो नेगेटिव बात जो है उनके दिमाग में अगर चिपक गई तो फिर पूरी ज़िंदगी सफल नहीं होंगे। आप कितना भी उनको देते रहें, कितनी भी सुविधाएं देते रहें, वो सफल नहीं होंगे। दूसरी चीज़, पर्टिकुलरली गर्ल्स एजुकेशन के लिए बहुत से पेरेंट्स जो हैं, नॉट एट दिस स्टेज, हमारे सिविल सर्विसेज में जब बच्चे तैयारी करते हैं तो एक मदर आ गई मेरे पास। उसकी बेटी जो है हमारे हॉस्टल में थी। कहती है जी मैं इसको ले जाऊंगी। मैंने कहा आपकी बेटी बहुत इंटेलिजेंट है, सेलेक्ट हो जाएगी। नहीं, इसकी शादी करानी है। अब वो मेरे से लड़ने लगी कि आप जो है इसकी शादी में बाधा का उत्पन्न कर रहे हो। अल्टीमेटली मैंने उनको समझाया। आज वो बच्ची जो है स्टेट सर्विसेज में सेलेक्ट हो गई उसके बाद और अच्छी जॉब कर रही है। तो हमें पेरेंट्स को बाधा नहीं बनना चाहिए बच्चों के। अभी एक फंक्शन था दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में, स्मृति ईरानी जी चीफ गेस्ट थी। उन्होंने मेरे से पूछा, मेरे साइड में बैठी थी, कि भाई कॉलेज में कितने % लड़कियां हैं। आई हैव नो आइडिया। मैंने कहा मैडम होंगी 50%। कहने लगी नहीं, कॉलेज वालों से पूछो। तो मैंने डीन से पूछा तो डीन ने कहा 12%। नाउ दिस वाज ए शॉक टू मी। स्कूल में 50%, कॉलेज में 8%, 10%, 12%। ये ड्रॉप आउट ठीक नहीं है। अगर हमें आगे बढ़ना है, स्वामी दयानंद जी ने कहा था, अगर किसी देश को आगे बढ़ना है तो उनकी नारी शक्ति को एजुकेशन देने की ज़रूरत है।
यहाँ पर सुन के बड़ा अच्छा लगा कि यहाँ पर परसेंटेज स्कूल में बहुत ज़्यादा है और कोचिंग में तो और भी ज़्यादा है। कोचिंग में बता रहे हैं 50% है। आप अपने लड़कियों को, बच्चों को मौका दें आगे बढ़ने का, वो आउट परफॉर्म करेंगी किसी भी को भी और आगे जीवन में अच्छा करेंगी और आपको भी अच्छा लगेगा। वंस अगेन जितने बच्चे आगे अवार्ड मिला है मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, उनके पेरेंट्स को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जो बच्चे यहाँ बैठे हैं वो उनसे प्रेरणा लेंगे कि हमें भी अच्छा करना है, हमें भी आगे पढ़ना है। दे बिकम रोल मॉडल एंड रोल मॉडल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं एकेडमी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छा माहौल दिया, बहुत अच्छी फैकल्टी दी, बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर दिया। आई विश देम ऑल द बेस्ट। जय हिंद।